राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। लॉजिक के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में लॉजिक कहाँ पर अप्लाई होता है उनके बारे में। In our day-to-day practice, we homeopath apply logic in various fields of medical practice। हमारी रोज की लाइफ में डे टू डे प्रैक्टिस में हम होम्योपैथ्स लॉजिक को अप्लाई करते हैं वेरियस फील्ड्स में, यानी कि किस तरीके से और कहाँ पर ये अब देखते हैं। लेट अस कंसिडर फ्यू ऑफ देम वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हमने सपोज की केस टेकिंग से हम ये सारे पॉइंट्स को याद रखते हैं कि केस टेकिंग हमने की तो हमें वहाँ पर लॉजिक की कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वी हैव टू लॉजिकली अप्लाई कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। पहली चीज़ वहाँ पर फिर सारे सिम्टम्स में मिल जाने के बाद पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ द सिम्टम्स, हम एक पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ द सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें डीप समझेंगे, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अ पर्टिकुलर सिम्टम हमें उसको फाइंड करना है। फिर पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स, फिर उसके बाद हम फॉर्म करेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी बेस्ड होगा इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन के बेस्ड पर हम देखेंगे आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कैंट के जो जनरल सिम्टम्स है वो हैनेमन सर के अनकॉमन सिम्टम्स है। तो यहाँ पर आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन होगा कि कैसे आप अनकॉमन चीज़ों से एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करोगे। सो दिस इज व्हाट आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन। फिर सिक्स में जनरलाइजिंग द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट। मेंटल स्टेट है जो पेशेंट का, उसको जनरलाइज करना, अनकॉमनली डिफ्रेंशिएट करना, एंड लॉ ऑफ कॉजेशन। सो ये बेसिकली कुछ फील्ड्स है। इसके अलावा भी हम बहुत ही जगह पर लॉजिक अप्लाई करते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिकली फील्ड्स है जहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स, then totality of symptoms, individualization, art of generalization, generalizing the mental state of the patient, and law of causation। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते जाएंगे कैसे वहाँ पर हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में लॉजिक को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो लॉजिक बाय द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस, comparison and generalization makes it possible to determine the relative value and importance from the prescriber's standpoint of view of every symptoms। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स यानी कि किसी भी पर्सन को कैरेक्टराइज करे, जो उस पर्सन के पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ऐसा सिम्टम। तो लॉजिक की प्रोसेस से हम एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं जो भी हमारे माइंड में आता है वो, फिर उसको कंपेयर करने के बाद, जनरलाइज करने के बाद, जो अनकॉमन है उसको फाउंड करने के बाद ये पॉसिबल होता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस, कि क्या उसकी रिलेटिव वैल्यू है उस सिम्टम की, क्या उस सिम्टम की इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। Characteristic symptoms are general symptoms or generalization inferred or deducted from particular symptoms by the logical process of generalizing। C Stroud-Claus। तो Stroud-Claus का ऐसा कहना है कि कैरेक्टर सिम्टम है या फिर जनरल सिम्टम है। जनरल सिम्टम यानी कि मैंने बताया कि कैंट सर के जनरल सिम्टम्स यानी हैनेमन सर के अनकॉमन सिम्टम्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है आर जनरल सिम्टम्स और जनरलाइजेशन इन्फर्ड और डिडक्टेड। इन्फर्ड और डिडक्टेड यानी एक कंक्लूजन को डिराइव करना फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिम्टम्स और पर्टिकुलर प्रीमाइसेस बाय द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग। लॉजिकल प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजिंग। ये किसका कहना है? स्ट्राउड-क्लॉस सर का। बाय जनरलाइजिंग वी मीन ऑफ व्हाट डिफरेंट थिंग्स हैव इन कॉमन। जनरलाइजिंग का मतलब क्या है? हमारा मतलब है जनरलाइजेशन से कि कौन सी डिफरेंट थिंग है जो उसमें कॉमन है, कौन सी डिफरेंट थिंग है जो उसमें कॉमन है। याद रखना, बाय जनरलाइजिंग वी मीन व्हाट डिफरेंट थिंग्स हैव इन कॉमन। After the case taking is overall, the particular symptoms are grouped logically and the common feature of each particular symptom is grouped as a general। यानी कि केस टेकिंग के बाद सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स को हम एक ग्रुप में लॉजिकली रखते हैं एंड उनमें से जो कॉमन फीचर्स है, पर्टिकुलर सिम्टम्स है, उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं। यानी कि हमने केस टेकिंग कर ली तो कौन से सिम्टम्स पर्टिकुलर है और कौन से जनरल सिम्टम्स हैं उनको हम अलग अलग अरेंज करते हैं। Facts that are true of a number of particular symptoms of the case considered as a group in the process of generalization। यानी ऐसे facts जो कि true है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पर्टिकुलर है उस केस के रिगार्डिंग, उसको हम ग्रुप करेंगे अंडर द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन।
दिस रिक्वायर्स द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स टोटालिटी, और इसके लिए हमारे पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेशेंट की टोटालिटी से रिगार्डिंग। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। All the particular symptoms of pulsatilla aggravates in warm room and ameliorates in open air. Aggravation in the warm room is a keynote of a characteristic or a general of pulsatilla. सो जैसा कि हमने केस टेकिंग की और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स मिले कि उनको एग्रावेशन हो रही है वार्म रूम से और उसको एम्यूलरेशन मिल रही है ओपन एयर से, तो वी कैन कंसिडर दैट कि ये एक की नोट सिम्टम है पल्सैटिला का कि उसको एग्रावेशन होता है वार्म रूम में। तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर एक जनरल पर्टिकुलर पॉइंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम पेशेंट की टोटालिटी में से ये सारी चीज़ें अलग कर पाए। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लॉजिक का यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज पैथोलॉजिकल यूटिलिटी ऑफ सिम्टम्स। डिसीज इज नॉन बाय इट्स ओन सिम्टम। डिसीज है वो अपने खुद के सिम्टम्स के द्वारा जाना जाता है। इट इज़ अ नथिंग बट द पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। सो लॉजिकली डिसीज इज नथिंग बट द पैथोलॉजिकल यूटिलिटी ऑफ सिम्टम्स। सो इसीलिए पैथोलॉजिकल यूटिलिटी नहीं, सॉरी यूनिटी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। हाँ, तो डिसीज़ है वो अपने सिम्टम्स के द्वारा जाना जाता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं है बल्कि एक पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। डिसीज़ क्या है? एक पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। तो लॉजिकली हम डिसीज़ को एक पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है और अपने डिसीज़ अपने सिम्टम्स के द्वारा जाना जाता है। सो डिसीज़ को हम लॉजिकली क्या बता सकते हैं? पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स। The physician is collecting each single pathological symptom present in the patient, and with the help of inductive method, he is logically combining them into a general heading called diagnosis of the disease. तो physician क्या करता है? each single symptom को, pathological symptom को collect करता है प्रेजेंट इन द पेशेंट, मतलब जो भी सिम्टम्स प्रेजेंट है पेशेंट में उसको कलेक्ट करता है, और फिर इंडक्टिव लॉजिक की हेल्प से वो उन सारे जो सिम्टम्स है उसको एक जनरल हेडिंग के अंदर कंसिडर करता है, जिसको हम डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज बोलते हैं। यानी कि सपोज कि उस पर्सन को रनिंग नोज है, फीवर टाइप कंडीशन है, तो फॉर एग्जांपल नॉट कन्फर्म, तो उसको हम कोल्ड कोराइजा बोल सकते हैं नॉर्मली, मतलब एक डायग्नोसिस का नेम दे देते हैं। तो फिजिशियन क्या करता है? द फिजिशियन इज कलेक्टिंग ईच सिंगल पैथोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट इन द पेशेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ही इज लॉजिकली कंबाइनिंग them into general heading called the diagnosis of the disease. Instead, if we consider each symptom separately, we can neither diagnose the disease nor can we find a homeopathic remedy. So इंस्टेड इफ वी कंसिडर ईच सिम्टम्स, अगर हम ईच सिम्टम को कंसिडर करें सेपरेटली तो हम कभी भी डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही हम कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी को फाइंड कर पाएंगे। तो पैथोलॉजिकल यूटिलिटी के अंदर हम ये समझते हैं कि पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है एक डिसीज जो अपने सिम्टम्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। तो फिजिशियन सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करके उसको एक जनरल हेडिंग के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर डिस्क्राइब करता है। सो वो जनरल हेडिंग के अंदर वो सारे सिम्टम्स को कंसिडर करने के लिए कि जिसमें ऐसा कोई नाम देना उस सारे सिम्टम्स को जिसमें वो सारे सिम्टम्स कवर हो जाए, जैसे कि कोल्ड कफ कोराइजा में हमने देखे सारे सिम्टम्स। तो डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए उनको इंडक्टिव लॉजिक की, इंडक्टिव मेथड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो अगर हम सिंगल सिम्टम्स को लेने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा और ना ही हम होम्योपैथिक रेमेडी को फाइंड कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। A patient complains of cough, chest pain, evening rise of the temperature and weight loss etc. एक पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको कफ है, चेस्ट पेन है, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर है और वेट लॉस हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे और भी सिम्टम्स पेशेंट ने बताए। तो बाय कंसिडरिंग ओनली वन सिम्टम्स वी कैन नॉट डायग्नोज द कंडीशन बिकॉज मैनी सिम्टम्स हैव सम सिम्टम्स इन कॉमन, मैनी डिसीज, सॉरी हाँ। तो अगर हम एक एक सिम्टम्स को कंसीडर करने जाए तो हम कोई भी डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स में कुछ सिम्टम, बहुत सारी डिसीज़ में कुछ सिम्टम्स कॉमन है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है या फिर कोई भी डिसीज कंडीशन है तो कफ वाली कंडीशन कॉमन है, या फिर बहुत सारी डिसीज़ में फीवरियस कंडीशन कॉमन है। तो अगर हम सिंगल सिम्टम को कंसिडर करेंगे तो हम डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचेंगे। इफ़ वी कंसिडर द अबव सिम्टम्स एज अ कलेक्टिव वॉल, अगर हम ये ऊपर वाले सारे सिम्टम्स को एज अ कलेक्टिव वॉल की तरह पूरे सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं एक डायग्नोसिस के फाइंड करने के लिए, देन वी कैन डायग्नोज द कंडीशन एज ट्यूबरक्यूलोसिस।
तो हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं एज अ ट्यूबरक्यूलोसिस। बेस्ड ऑन वन सिंगल सिम्टम्स वी कैन नॉट सिलेक्ट अ सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, और एक सिंगल सिम्टम के 20 पे हम सुटेबल रेमेडी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज में भी कुछ सिम्टम्स कॉमन है टू अ पेशेंट, बिकॉज द ड्रग पिक्चर इन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय अ सिंगल सिम्टम, क्योंकि जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में जो ड्रग पिक्चर है वो भी सिंगल सिम्टम से नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया। तो बेस्ड ऑन सिंगल सिम्टम we cannot select a suitable homeopathic remedy to a patient because the drug picture in homeopathy materia medica is not constructed by a single symptom. Once the patient narrates all his symptoms, they have to be logically combined into a whole to which we select a remedy. एक बार पेशेंट ने सारी अपनी कंप्लेंट्स बता दी, अपने सिम्टम्स बता दिए, तो अब ये हमारा काम है कि हम लॉजिकली उन सारी चीज़ों को एज अ टोटालिटी, एज अ वॉल कंसिडर करें। In this manner, by our observation and collection of particular facts, we construct a conception of individual character which is based on inductive logic. और इसी तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशंस और कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स के थ्रू हम एक कॉन्सेप्शन तक, एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं जो पेशेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिराइव करता है। और ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू। नाउ थर्ड इज टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। The totality of symptoms for the homeopath is not just a numerical totality. जो totality of symptoms है वो हम homeopaths के लिए सिर्फ कोई numerical totality नहीं है जहाँ पर बहुत सारे numbers का symptoms include करके हमने एक numerical totality बना ली, लेकिन but the totality is the collection of individual symptoms which are logically related to each other and stand forth as an individuality. टोटालिटी बेसिकली क्या है? कलेक्शन है इंडिविजुअल सिम्टम्स के, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को कलेक्ट किया है लॉजिकली, जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, एक इंडिविजुअलिटी कंडक्ट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय एनीवन हु इज फैमिलियर विद द सिम्टोमेटिक फॉर्म। ये कोई भी इजीली समझ सकता है जो फैमिलियर है सिम्टोमेटिक फॉर्म के साथ। तो क्या है? द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स फॉर द होम्योपैथ इज नॉट जस्ट अ न्यूमेरिकल टोटालिटी, बट द टोटालिटी इज द कलेक्शन of individual symptoms which are basically related or logically related to each other and stand for as an individuality. This can be easily understood anyone who is familiar with the symptomatic form. The basis of homeopathic prescription is not the totality of symptoms as we viewed and interpreted from the standpoint of the prescriber. तो जो बेसिक है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन का वो एक टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स ही है, इज द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स। और जैसा कि हमने देखा कि वो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को इंक्लूड किया हो जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो और एक दूसरे के साथ मिलकर एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करते हो, जो प्रिस्क्राइबर को प्रिस्क्राइबर के स्टैंड पॉइंट के थ्रू एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो। मतलब ये टोटालिटी है वो हम देखते हैं कि वो कैसे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में यूजफुल होती है फ्रॉम द फिजिशियंस और प्रिस्क्राइबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द बेसिस फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इज द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स एज वी व्यूड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द प्रिस्क्राइबर, सीज स्टार्ट क्लोज। अंडरस्टैंडिंग द टोटालिटी ऑफ अ पेशेंट इज प्योरली अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। टोटालिटी ऑफ पेशेंट को समझना ये हमारा प्योरली एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कैसे लॉजिक को यूज करके टोटालिटी ऑफ पेशेंट को फॉर्म करता है। दिस इज अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम्स एंड आर्टिस्टिकली इंटरप्रिटिंग द कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन सिम्टम्स इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब अ रेमेडी। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है टोटालिटी को फॉर्म करना, जिसमें हम आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट कॉमन सिम्टम्स को और आर्टिस्टिकली इंटरप्रेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन सिम्टम्स को to prescribe a homeopathic remedy. Hence, a homeopathy employs logic in the isolating the totality and prescribing a remedy. Now, fourth is individualization. To arrive at the individualization of a patient, we need 3 steps. किसी भी पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेप्स की ज़रूरत है। फर्स्ट है द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का एग्जामिनेशन करना। सेकंड है स्टडी ऑफ केस, किसी भी केस का स्टडी करना। थर्ड है फाइंडिंग द वन ऑफ द मोस्ट सिमिलर ड्रग। तो पहले तो हमने केस टेकिंग की, यानी कि पेशेंट का एग्जामिन किया, फिर हमने अपने ही केस को पूरा स्टडी किया, स्टडीइंग द केस, और फिर उस केस को स्टडी करने के बाद उसको हम मटीरिया मेडिका के साथ रिलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वन ऑफ द मोस्ट सिमिलर ड्रग है उस पेशेंट के साथ मैच होती है, और इस तरीके से हम इंडिविजुअलाइज करेंगे पेशेंट को और उसके ड्रग को। द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट में हम क्या करेंगे? इट इज़ डन बाय गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू द कॉमन सिम्टम्स। इंडिविजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट में हम इंडिविजुअलाइज करेंगे उसको बाय गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे।
Each particular symptom is made complete by studying under three headings of this location, sensation and modality. और हर एक सिम्टम को हम पूरा लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कॉमिटेंट के बेस पर पर्टिकुलर सिम्टम्स की डिटेल लेंगे. स्टडी ऑफ द केस, फिर केस को स्टडी करने के लिए कंपेयरिंग द पेशेंट केस विद द ड्रग पिक्चर ऑफ द मटीरिया मेडिका. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेशेंट के केस को मटीरिया मेडिका के साथ कंपेयर करेंगे. फाइंडिंग आउट द वन मोस्ट सिमिलम ड्रग, और यहाँ पर हम एक मोस्ट वन सिमिलम ड्रग फाइंड करेंगे जिसमें द वन सिमिलर ड्रग मोस्ट सिमिलर ड्रग कैन बी सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेपर्टराइजेशन, और रेपर्टराइजेशन के हेल्प से हम वन मोस्ट सिमिलम ड्रग को फाइंड करेंगे. इन एवरी मूवमेंट ऑफ द अबव मेंशन स्टेप होम्योपैथ ब्यूटीफुली अप्लाइज लॉजिक, और ये सारे मेंशन स्टेप पे हम होम्योपैथ को एक ब्यूटीफुली लॉजिक का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा. एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड कम्स ओनली बाय प्रैक्टिस एंड विद द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइबर. यहाँ पर आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो टू बी द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, ये हम कैसे बनेंगे एक्सपर्ट यहाँ पर, कि कैसे ये सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, बाय प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हम इस चीज़ में परफेक्ट होते जाएंगे, एंड बाय इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइबर. Now fifth point is the art of generalization. The art of generalization, analysis, comparison, classification and generalization are the logical process by means of which the homeopathic physician or artist accomplish the purpose, which is the individualization of the case and selection of the similar remedy. Therefore, यानी कि एक होम्योपैथिक आर्टिस्ट यानी कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो होता है वो अपनी एनालिसिस से, अपने कंपैरिजन से और क्लासिफिकेशन और जनरलाइजेशन की एक प्रोसेस के थ्रू, एक लॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक पर्पस को एकम्प्लिश करता है, असर्टेन करता है, कि जिसमें वो एक केस को इंडिविजुअलाइज करता है और उसके लिए सिलेक्ट करता है एक सिमिलर रेमेडी. आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन में बेसिकली लॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक फिजिशियन है वो एनालिसिस, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन से केस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक पेशेंट को कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को अलग करता है, इंडिविजुअलाइज करता है. वही सारी चीज़ें बस अलग अलग पॉइंट्स में रिपीट हो रही है. और होम्योपैथ डिडक्ट्स द जनरल सिम्टम्स फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट. तो एक होम्योपैथ है वो जनरल सिम्टम्स को डिडक्ट करता है फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, यानी पेशेंट के पास से जो भी डेटा कलेक्ट किया उसमें से फिजिशियन क्या करता है, जनरल सिम्टम्स को डिडक्ट करता है, अलग करता है. हियर ही मस्ट बी एबल टू पास अ लॉजिकल जजमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स. और यहाँ पर फिजिशियन है वो कैपेबल होना चाहिए टू पास लॉजिकल जजमेंट्स कि कौन से सिम्टम्स हैं उनकी असलियत में वैल्यू है. नाउ जनरलाइजिंग द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट. अब हम जनरलाइज करेंगे मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट की कैसे मेंटल सिम्टम्स के थ्रू, माइंड के थ्रू, यानी उनके जो भी विचार है उसके थ्रू हम पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं. जनरलाइजिंग फॉर रेपर्टरी वर्क को जनरलाइज करना. इन यूजिंग रेपर्टरीज वी ब्रिंग टूगेदर एंड को रिलेट द partial disconnected statements of the patient into complete rounded words which may perhaps be characterized by a single word, the word malicious, classified Bernie Hussein under the general heading mind. यानी कि रेपर्टरी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स को मिक्स करके एक कॉमन उसको वर्ड देते हैं, जैसे कि हम malicious बोलते हैं. malicious मतलब कि जो उसकी साजिश रचने की जो उसकी आदत है, वो जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इविल इंटेंशंस होते हैं उसके, तो उन सारी चीज़ों को हमने एक वर्ड दे दिया मैलिशियस. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स के अंदर हम कुछ सिम्टम्स को जनरलाइज करके रेपर्टराइज करते हैं. एट फर्स्ट थॉट दैट वुड सीन टू बी अ पर्टिकुलर सिम्टम्स बट अ लिटिल रिफ्लेक्शन विल शो इट टू अ जनरलाइजेशन ड्रॉन फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो पहले तो हमें लगेगा कि ये कोई पर्टिकुलर सिम्टम है, जैसे कि हमने मैलिशियस पढ़ा तो हमें लगा कि ये कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमें समझ में आएगा कि ये एक रिफ्लेक्शन है, लिटिल रिफ्लेक्शन वी विल शो इट दैट टू अ जनरलाइजेशन, कि ये जनरलाइजेशन किया गया वर्ड है ड्रॉन फ्रॉम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Rarely will a patient state or win admit on which directly question that he is a maliciously disposed. So rarely ऐसा होगा कि पेशेंट ऐसा बताएगा कि वो maliciously disposed है, बाकी हमें ही उसकी बातों के थ्रू जानना पड़ेगा कि उसके इंटेंशंस है वो malicious है. If it is a fact, it will be deducted by the discerning physician from a number of facts learned directly by inductive process. The same is true of great numbers of mental states. और यही चीज़ बहुत सारा mental state में true होती है. This is the most difficult to all. ये जब है वो सारे में से difficult है. This demands the exercise of highest intellect of the physician. यहाँ पर physician की intellect की highest exercise की ज़रूरत होती है. यहाँ पर physician को अपने mind को ज़्यादा use करना होता है. In most difficult cases of nervous and mental disease, the physician must be
ट्रीट पेशेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट और लॉजिशियन। सो बहुत सारी ऐसे मेंटल कंडीशंस होती है जिसमें फिजिशियन को पेशेंट को एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर लॉजिशियन की तरह ट्रीट करना होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। एंड नाउ लास्ट और 7th पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ कॉजेशन। साइंस बिलीव दैट एवरी इफेक्ट हैज़ अ कोज। साइंस का ऐसा मानना है कि हर एक डिफेक्ट का कोई ना कोई कोज होता है। एवरी डिसीज हैज़ अ पॉजिटिव फैक्टर, और सारे डिसीज के पास कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर होगा। बट द प्रॉब्लम रेस्ट इन आइडेंटिफाइंग दैट कोज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टू फाइंड दैट आइडेंटिफाइंग कोज। In identifying the exact cause of the disease, the physician depends upon the logical analysis of the case. ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एग्जैक्ट कोज क्या है किसी भी डिसीज का, फिजिशियन है वो डिपेंड करता है अपॉन लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द केस। कि ये डिपेंड करता है कि फिजिशियन है वो कैसा लॉजिकल एनालिसिस करता है उस केस का। Homeopathic treatment is aimed at removal of the remote miasmatic cause of the disease and not at the proximate cause like bacteria and microorganism. होम्योपैथी में हम मानते हैं कि कोई ना कोई रिमोट मियाजमेटिक कोज होगा डिसीज का, ना कि कोई प्रॉक्सिमेट कोज जो कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर कोज मिलेगा आपको जो मियाजमेटिक एवोल्यूशन पे या फिर मियाजम पे बेस्ड होगा, सूरा साइकोसिस सिफिलिस, ना कि कोई बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह प्रॉक्सिमेट कोज। इंडक्टिव मेथड इन साइंस इज अ क्यूलमिनेटिव मीन्स एपेक्स, क्लाइमैक्स या फिर पीक एंड इवोल्यूशन। तो इंडक्टिव मेथड है वो एकदम अच्छे वाली, पीक वाली, क्लाइमैक्स वाली और इवोल्यूशनरी साइंस है। दिस लॉजिक हैज़ टू बी अप्लाइड बाय होम्योपैथिक फिजिशियंस एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ हिज प्रैक्टिस। और इस तरीके से एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेप्स पर होम्योपैथिक फिजिशियन को लॉजिक की एप्लीकेशन करनी होती है। This successful prescription made by the pioneers are derived from their logical interpretation of the patient and his suffering. जो भी सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन है, कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन जब उसको सक्सेसफुली प्रिस्क्राइब करता है तो उसका मेन जो पायोनियर आर डिराइव्ड बाय फ्रॉम देयर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब मेन जो उनको सक्सेस मिली होती है वो बाय देयर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की मदद से ही वो ज़्यादातर उस केस को ज़्यादातर सॉल्व कर पाता है। अगर वो ठीक से सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, लॉजिकली वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा एग्जैक्ट प्रॉब्लम को और कुछ गलत दवाई दे दी तो वो प्रिस्क्रिप्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लॉजिकली अच्छे से अप्लाई करके, लॉजिक को अप्लाई करके, लॉजिकली सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही फिजिशियन को एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन बनेगा। Mere mechanical comparisons of the totality of the case with that of drug picture of the materia medica is not sufficient. सिर्फ मैकेनिकल कंपैरिजन और टोटालिटी से किसी भी केस को आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते, उसको मतलब ड्रग पिक्चर को मटेरिया मेडिका के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रग पिक्चर को मटेरिया मेडिका के केस के साथ कंपेयर करने के बाद आप किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल नहीं बना सकते जब तक आप लॉजिक को अच्छे से अप्लाई करके ये सारे स्टेप्स को नहीं फॉलो करेंगे। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉज ऑफ द डिसीज इज द लाइट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इन द ओनली वे फॉर सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे से लॉजिकली फाइंड करना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड द डिसीज। तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म होती है, ये टॉपिक खत्म होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को इन शॉर्ट क्विकली। हमने 7 पॉइंट देखे जिसमें से पहला था कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। हमारा आज का टॉपिक क्या था? एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हम कैसे लॉजिक को अप्लाई करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करते हैं, लेकिन 7 पॉइंट्स में हमने आज कंसिडर किया है, जिसमें से पहला है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो यहाँ पर फिजिशियन का वर्क क्या है, कहाँ पर लॉजिक अप्लाई करना है? इंडक्टिव लॉजिक के प्रोसेस के थ्रू उनको सारे सिम्टम्स में से एक जनरल सिम्टम निकालना है जो कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो उस पेशेंट का, और इसी में फिजिशियन का लॉजिक यूज होता है। फिर पैथोलॉजिकल यूटिलिटी ऑफ द सिम्टम्स। यहाँ पर क्या देखा हमने कि डिसीज है वो सिम्टम्स से इंडिविजुअलाइज होते हैं और डिसीज है वो पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। तो हम डिसीज को एक तरीके से पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, और उसी बारे में सब कुछ। फिर टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स में क्या है, हमने सारे सिम्टम्स को कंबाइन करके एक वैसे सिम्टम्स जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, एक ड्रग पिक्चर पैथोजेनेसिस को शो करते हो, वो टोटालिटी में कंसिडर करने के बाद कॉमन सिम्टम्स जो कि डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अनकॉमन सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो कि पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिम्टम्स को कंसिडर करने के बाद एक टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को हम फॉर्म करते हैं, और इस टोटालिटी को फॉर्म करने के लिए फिजिशियन को लॉजिक की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पैथोलॉजिकल यूटिलिटी ऑफ द सिम्टम्स में मैंने ये देखा था कि जो सारे डिसीज सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स को हम कैसे एक डायग्नोसिस के अंदर कंसिडर करते हैं, वहाँ यही पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम्स है। यानी कि यहाँ पर हम सारे सिम्टम्स को यूनाइट करके एक पैथोलॉजिकल नेम देते हैं, डायग्नोसिस देते हैं।
फोर्थ था इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि वही चीज़ जो हमने अभी तक देखी है, कैसे हम एक पेशेंट को, एक केस को दूसरे सारे केस और पेशेंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इंडिविजुअलाइजेशन की हेल्प से द आर्ट ऑफ जनरलाइजेशन, यानी यहाँ पर हम कैसे जनरल सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करके केस को अलग बनाते हैं, उसको कैसे जज करते हैं एंड उसको कैसे मटीरिया मेडिका में कंपेयर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें कॉमन है उसको जनरलाइज करके फिर कंपेयर करते हैं। फिर जनरलाइजिंग द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट को जनरलाइज करना, उसमें हमने देखा था मेलिशियस का एग्जाम्पल। और फिर लॉ ऑफ कॉजेशन की, कैसे हम होम्योपैथी में मानते हैं कि यहाँ पर कोई मियाज़मेटिक कोज होता है, ना कि कोई प्रॉक्सिमेट कोज जैसे कि बैक्टीरिया वायरस, तो उस कोज को, मियाज़मेटिक कोज को फाइंड करना, और ये है लॉ ऑफ कॉजेशन। तो ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लॉजिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये लॉजिक का ये लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एफोरिज्म स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।